तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ओके। तो देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखोगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आप एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहाँ पर भी आप जब जाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है और बहुत इजी भी है ये टॉपिक। ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला जो साइंटिस्ट था वो है लीनियस पाउलिंग। इसने डिफाइन किया था कि द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स known as hybrid orbitals, and this phenomena is called hybridization। समझ गए बच्चों कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो एक नया सेट बनाते हैं ऐसे ऑर्बिटल्स का जो बिल्कुल एक से होते हैं इन शेप में, एनर्जी में। उनको उसने बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इस फिनोमिना को बोला गया था हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistributed their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape। समझ गए बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लगभग सिमिलर सी एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनमें इंटरमिक्सिंग होती है और उनके बीच में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये ऑर्बिटल्स एनर्जी में और शेप में बिल्कुल एक से होते हैं, तो इन ऑर्बिटल्स को बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये पूरी प्रोसेस, इंटरमिक्सिंग प्रोसेस ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ गए। जैसे ये है एक एस ऑर्बिटल और ये है पी ऑर्बिटल, एन एस एन पी एक्स, मतलब एक ही एनर्जी जो सेल है उसके ऑर्बिटल्स हैं लगभग सिमिलर एनर्जी के। इन्हीं में इंटरमिक्सिंग हो गई और ये न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तो ये अलग अलग शेप साइज के थे। अब आप देख रहे हैं कि जो न्यू ऑर्बिटल्स बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बिल्कुल एक से शेप साइज के, एक सी एनर्जी वाले। इसलिए इनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेंगे उनका नेचर भी एक सा होगा। अब हम आ जाते हैं कि जनरल फीचर्स क्या हैं हाइब्रिडाइजेशन के। तो देखो बच्चों, पहला फीचर ये है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। मतलब है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगी उतनी ही नई क्या बन जाएंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बात समझ गए कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगी वो किसके इक्वल होंगी, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगी। मींस अगर एक एस और एक पी हाइब्रिडाइज्ड होगी तो आप देख रहे हैं दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं। इसी तरह आगे दूसरा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। मतलब है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, चाहे वो एक एक मिलें एटॉमिक ऑर्बिटल या दो दो या चार चार, कितनी भी नई जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी उनकी एनर्जी और शेप बिल्कुल बराबर होगा, सेम होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी, शेप एंड साइज। ओके। तीसरा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल गिव मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग देन एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान रखें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करके केमिकल बॉन्ड बनाती हैं तो इनमें ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं वो बड़े होते हैं और उनमें ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। फिर फोर्थ है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस विद मैक्सिमम रिपल्सन, ठीक है सॉरी, विद मिनिमम रिपल्सन बिटवीन दैम। मतलब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो स्पेस में ऐसे ओरिएंटेड होंगी बच्चों कि उनमें मिनिमम रिपल्सन रहे।
जिससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम रहे और सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे दो बनेगी तो उनका मिनिमम रिपल्सन कब होगा, जब वो 180 डिग्री में आ जाए, मींस लीनियर में अरेंजमेंट में रहे। अगर तीन होंगी तो आप देखोगे 120 डिग्री के एंगल में रहेंगी। चार हैं तो वो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर वो टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट शो करती हैं तो 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल में होंगी। इसी तरह से आगे की फिर है कि इट इज नॉट अ नेसेसरी दैट ओनली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये ध्यान रखें कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है कि केवल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही यूज हो सकती हैं। इनमें भरी हुई बिल्कुल वेकेंट ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए ना? तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में कितनी कौन सी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसी बेस पर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइज्ड होंगी वो होंगी ns और npx। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगी वो टू होंगी जिन्हें बोला जाता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनका जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का होगा। जो जियोमेट्री है वो लीनियर होगी बच्चों। क्यों होगी 180 का? क्योंकि हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का रूल है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरह से ओरिएंटेड हों कि उनमें मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए। तो ये 180 डिग्री पे होगी। जैसे कि BeF2, BeCl2, CO2, CS2। हम एक BeCl2 का देखें कि बेरिलियम की आउटर मोस्ट की 2s और 2p ऑर्बिटल ऐसे हाइब्रिडाइज्ड होगी। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी। इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो क्लोरीन एटम इस तरह से अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले p ऑर्बिटल के थ्रू जुड़ गए, ओवरलैप्ड हो गए और इस तरह से दो क्लोरीन 180 डिग्री पे अरेंज हो गए। और ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से ये है BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन, जो कि एक sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे ns, npx, npy। कुल मिला के तीन एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगी वो तीन होंगी जिन्हें बोला जाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का और ये तीन एंगल ऐसे होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इससे अच्छा अरेंजमेंट नहीं होगा जिसमें मिनिमम रिपल्सन मिले। जियोमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लानर। समझ गए ना? तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे 120 डिग्री में। जैसे BF3, BCl3, CO3 2-, SO3, SO2। जिनमें लोन पेयर नहीं है बच्चों, किसी प्रकार का अनशेयर्ड पेयर नहीं है, उन्हीं का स्ट्रक्चर और जियोमेट्री बिल्कुल सेम होगी ट्राइगोनल प्लानर। बाकी जिनमें लोन पेयर या किसी प्रकार का अनशेयर्ड पेयर आएगा उनका स्ट्रक्चर अलग होगा जियोमेट्री से। तो यहाँ पर हमने केवल जियोमेट्री दी है। तो इस तरह से जैसे ये है बोरॉन की तीन एटॉमिक ऑर्बिटल के बनने वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनको हम बोलेंगे ये जो हैं ये हैं sp2 हाइब्रिड, ठीक है, ऑर्बिटल। और फिर इस तरह से तीन क्लोरीन एटम ओवरलैप्ड हुए और ये बन गया BCl3। ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर रखेगा, एंगल होगा 120 डिग्री का। ओके, फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक तो ns और तीन px, py और pz एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगी वो चार होंगी जिनके नेम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री या एसी को लिखा होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। और ऐसे कितने होंगे? ये 6। जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और एग्जाम्पल हैं जैसे CH4, SiCl4, CCl4, H2O, NH3। अगर आप इनमें देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर अलग है जियोमेट्री से क्योंकि उनमें लोन पेयर होता है। बाकी इसी तरह एल्केन में भी मिलता है। तो ये बना हुआ है, जैसे ये है सेंटर में कार्बन और ये चार sp3, ये जो है ये क्या है बच्चों? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और इस तरह से चारों की ओवरलैपिंग से ये चार बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये जो एंगल होगा ये है या ये है या ये है, चार तो यही दिख रहे हैं और दो आप डायरेक्ट इसके बीच में
इस वाले के बीच में और इसके बीच में, और एक इसके बीच में और इसके बीच में भी दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के 6 ऐसे आपको एंगल दिखेंगे जो बिल्कुल इक्वल होंगे अगर चारों हाइड्रोजन जो है इस तरह से रहेंगे। तो अगर इनमें कोई एटम बदलते हैं तो बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री हम इसको टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे। फिर आता है sp3d या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल अगर देखें तो एक s 3p मतलब px py pz और एक dz स्क्वायर आउटर, तब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। और dz स्क्वायर s px py pz अगर इस तरह का है तो इनर dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज होगी। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हम कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में डिटेल में लेंगे। यहाँ पर हम केवल और केवल sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगी वो 5 होंगी जिनका नाम होगा sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हम ये वाला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो इनका नेम होगा dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का और ऐसे 3 होंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाएंगे और 90 डिग्री के 6 होंगे जो एक्सियल बॉन्ड कहलाएंगे। ठीक है, अब ज्योमेट्री जो है वो है ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। एग्जाम्पल्स देखें आप तो PCl5 में मिलता है, PF5 में, ESF5 में, SF4 में। तो इनमें एक एक लोन पेयर आ गया ये है ना, XCF4 में, XCF2 में। तो इसमें अब आप देखोगे कि जो लोन पेयर हैं कुल मिला के 3 हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको और भी हैं, IF3 में भी मिलेगा जिसमें 2 लोन पेयर होंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो बना है ये है PCl5 का। बाकी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों इन चैप्टर्स में जब हम यूनिट पढ़ेंगे तो उनमें भी इनका डिटेल स्ट्रक्चर आएगा। फिर आता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज होंगी ये इस तरह से, एक s 3p मतलब px py pz और d में dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर। कुल मिला के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी वो 6 होंगी और ये कहलाएंगी sp3d2। जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के 12 दिखेंगे, 180 डिग्री के आपको 3 दिखेंगे, जैसे SF6 ALF6 SIF6 PF6 माइनस, है ना, ये है SIF6 2 माइनस PCl6 1 माइनस, इस तरह से। इसके अलावा IF5 XCF4 इनमें ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है। ये 12 होंगे 4 प्लेन में, 4 प्लेन के ऊपर 4 प्लेन के नीचे, और 180 डिग्री के आपको ऐसे 3 एंगल दिखाई देंगे। फिर हम आते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो है एक s एक px py pz, इसके अलावा dxy dyz और dz स्क्वायर। कुल मिला के ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 बनेंगी जिनके नेम होंगे sp3d2 d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और बॉन्ड एंगल 72 के आपको 5 दिखेंगे जो प्लेन में, 90 डिग्री के 5 ऊपर 5 नीचे दिखाई देंगे 10, और 180 डिग्री का एक दिखाई देगा। जियोमेट्री पेंटागोनल बाय पैरामिडल होगी और एग्जांपल है IF7। इसके अलावा XEF6 में भी मिलता है। ये स्ट्रक्चर है पेंटागोन्स ऊपर बना है, एक पेंटागोन्स नीचे बना है, तो बाई पैरामिडल, तो पेंटागोनल बाय पैरामिडल। ओके, तो ये कुल मिला के ये हाइब्रिडाइजेशन है जो नॉर्मल मॉलिक्यूल में आपको मिलेंगे। अब देखो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी गोइंग, जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, और उसके लिए हम डायरेक्ट मतलब इतना लंबा डिटेल ना पढ़ के केवल हमें हाइब्रिडाइजेशन पहचानना है। तो ये फॉर्मूला यूज होता है, पहला है कि हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद, ठीक है, सेंट्रल एटम, तब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालोगे v माइनस 2v अपॉन 2 प्लस v। यहाँ जो v है और कोई अदर एटम है तो आपको लिखना है हाइड्रोजन को छोड़कर कि v माइनस 8v अपॉन 2 प्लस v। अब यहाँ बता दूं कि जो v है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, जितने भी उस मॉलिक्यूल में एटम्स दिखते हैं उन सबके आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जोड़ लो। अगर उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है या उसमें कोई चार्ज लगा है, अगर पॉजिटिव है तो माइनस करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और अगर उसमें निगेटिव चार्ज है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में वो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब नंबर को ऐड कर देना है। निगेटिव चार्ज वैल्यू मींस नंबर, समझ गए ना, उस नंबर को जोड़ देना है।
इस तरह से। और बी है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करके बाकी जो बचेंगे वो सब उसके बॉन्डेड एटम्स होंगे। v माइनस एट बी अपॉन टू हो या v माइनस टू बी अपॉन टू हो, ये बताएगा कि उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर्स कितने हैं सेंट्रल एटम्स में, एटम में। ठीक है, कि एक सेंट्रल एटम जो होगा तो उसमें कितने लोन पेयर्स हैं, ये वाला पार्ट बताएगा। और जो बी वाला पार्ट होगा ये बताएगा कि उसमें कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं या बॉन्डेड एटम हैं। अब देखो, जैसे हम इस कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, जैसे अमोनिया NH3, तो पहले आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो नाइट्रोजन के 5 और हाइड्रोजन के 3, टोटल हो गए 8, बॉन्डेड एटम हो गए 3, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने निकाली तो यहाँ पर एक तो आ रहा है ये वाली वैल्यू आप देखो, और 3 आ रहे हैं बी की जगह, तो कुल मिला के अमोनिया में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। हाइब्रिडाइजेशन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रही हैं, मींस sp3। और ये हम जानते हैं स्ट्रक्चर होगा इसका एक लोन पेयर होने के कारण, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल और पैरामिडल। क्या है ये? ट्राइगोनल पैरामिड, गोनल पैरामिडल, इस तरह से। ठीक है, अब मान लो इन मॉलिक्यूल्स में निकालना है जैसे इसे, और बाकी का तो आप निकाल के देख लेना। NH4 में, NH2 में आपको प्लस माइनस भी वाला बता ही दिया है मैंने। अब आ जाते हैं जैसे CCl4 है, SiCl4 है, इस तरह के कोई भी मॉलिक्यूल्स आपके पास लिखे हैं तो आप उनमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन जो है निकालोगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो एसओ, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं SO4 2-, तो सबसे पहले आपने टोटल बैलेंसी इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए तो सल्फर के 6 हो गए, ऑक्सीजन 4 हैं, हर एक में 6 होते हैं, और 2 निगेटिव चार्ज है वो भी ऐड कर दिया, टोटल आ गया 32। सल्फर से बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स कितने दिख रहे हैं? 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने टोटल निकालनी तो लॉन पेयर तो 0 आ रहा है, और बॉन्डेड एटम के अनुसार जो लो बॉन्ड पेयर आ रहे हैं 4। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आई तो sp3, और इस तरह से ये है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। समझ गए ना? इस तरह से इसकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर सेम है। फिर हम आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है तो आप उसमें पहचानना है कि कौन सा कार्बन किस हाइब्रिड स्टेट में है। तो देखो ध्यान रखें, अगर कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, मींस चारों या तो हाइड्रोजन या सिग्मा बॉन्ड हैं, तो वहां पर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर 3 सिग्मा एक पाई बॉन्ड जुड़ा है तो उस कार्बन में होगा sp2, और 2 सिग्मा 2 पाई जुड़े हैं तो होगा sp। और वैसे भी हम इसे और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी यहाँ सिंपल से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये किस में देखना है कि इन कार्बन एटम, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन। जैसे देखो CH3, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ये और 3 हाइड्रोजन, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 4, तो ये हो जाएगा sp3। इस कार्बन में देखो आप, एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन और एक सिग्मा ये, और एक पाई, तो हो गया 3 सिग्मा और एक पाई, तो हो गया sp2। ऐसे इस वाले में भी देखो CH में sp2, इसमें चले जाओ तो 2 सिग्मा 2 पाई दिख रहे हैं तो sp, और इस वाले में चले जाओ एक सिग्मा और एक H दिख रहा है तो भी क्या हो जाएगा? sp। तो 2 सिग्मा 2 पाई कहीं भी जुड़े हों कार्बन से तो समझ जाएं sp हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ तक बात क्लियर है? बाकी और अच्छी तरह से टोटल हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर आता है स्ट्रक्चर एंड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। कई बार ये कंफ्यूज कर देता है आपको क्वेश्चन में, कि पूछ लेता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इसकी जियोमेट्री क्या होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इसको तो बोला जाता है बच्चों जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं तो वो लीनियर ज्योमेट्री रखेंगी, 3 बनती हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो ट्राइगोनल प्लानर रखते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो हम जानते हैं कि उसमें होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 5 बनेंगे तो जो है 3 प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, इस तरह से।
और अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन उसमें जो बॉन्ड पेयर हैं, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, उनका अरेंजमेंट ही उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ गए ना? अगर कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे ये पॉइंट लिखा है कि इफ मॉलिक्यूल हैव ओनली, ठीक है, बॉन्ड पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सेम एज जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और उसमें आपको किसी पर्टिकुलर में देखना है कि क्या स्ट्रक्चर होगा, तो ध्यान रखें अगर उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है बच्चों, तो उसकी स्ट्रक्चर हो या जियोमेट्री एक ही होगी। जैसे एसपी हो, बॉन्ड पेयर दो हो तो लीनियर स्ट्रक्चर एंड जियोमेट्री भी लीनियर होगी। अगर sp2 है, बॉन्ड पेयर 3 है तो ट्राइगोनल प्लानर होगी। sp3 है तो बॉन्ड पेयर 4 है तो टेट्राहेड्रल होगी। sp3d है तो बॉन्ड पेयर 5 है तो ट्राइगोनल वाई पैरामिडल होगी। sp3d2 है, बॉन्ड पेयर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। और sp3d3 है, बॉन्ड पेयर 7 है तो पेंटागोनल वाई पैरामिडल जियोमेट्री भी होगी, और वही उसका क्या होगा बच्चों, स्ट्रक्चर। बात समझ गए ना? कि अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो जियोमेट्री और स्ट्रक्चर सेम आएगा, एक चीज। दूसरा है कि अगर मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों आ जाते हैं तो फिर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और जियोमेट्री एक सी नहीं होगी। जैसे अमोनिया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जियोमेट्री तो हुई टेट्राहेड्रल, लेकिन स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल पैरामिडल। क्यों? क्योंकि उसके बॉन्ड पेयर केवल 3 हैं और वो इस तरह से अरेंज होंगे, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल 4 हैं, तो स्ट्रक्चर केवल बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट से दिखाई देता है इस तरह से। जैसे H2O है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जियोमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी लेकिन स्ट्रक्चर वी शेप दिखता है। आप H2O का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, जिसमें केवल बॉन्ड पेयर देखे जाएं तो हमें वी शेप दिखेगा। SF4 है तो जियोमेट्री ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगी, लेकिन स्ट्रक्चर सीसाव होता है। सीसाव का मतलब है उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल तो उतनी ही दिखेंगी आपको, लेकिन बॉन्ड पेयर अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह से 4 का अरेंजमेंट इस तरह से सीसाव जैसा होगा, और इसीलिए स्ट्रक्चर और जियोमेट्री अलग अलग दिखती है। ठीक है, अमोनिया में वही टेट्राहेड्रल दिख रहा है और जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्राइगोनल पैरामिडल, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये तो है टेट्राहेड्रल, जियोमेट्री इसकी इस तरह से। तो यहाँ तक बात क्लियर है ना, कि आप स्ट्रक्चर और जियोमेट्री आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर आता है आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीजेस। अब देखो बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन आता है आपको कि इनमें से पहचाने कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है। तो ध्यान रखें कि ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल या आइंस हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड जियोमेट्री आर कॉल्ड आइसो स्ट्रक्चरल। मतलब एक अगर दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनकी जियोमेट्री और उनकी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे आइसो स्ट्रक्चरल। मीन्स उसमें आप देखोगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, ठीक है, सेम इन ऑल स्पीसीज, ये भी मैन है। मतलब है कि अगर दो स्पीसीज दे रखी हैं, दो मॉलिक्यूल आइन कुछ भी दे रखे हैं, और उन्होंने पूछा है कि आइसोस्ट्रक्चरल ग्रुप कौन सा है, तो ध्यान रखें आपको वो ग्रुप देखना है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का सेम हो, बॉन्ड पेयर सेम हो, लोन पेयर सेम हो, तो और बॉन्ड एंगल भी सेम हो, तो आप समझ जाएं कि वो क्या है बच्चों, आइसो स्ट्रक्चरल। जैसे CO2 CS2 HgCl2 BeCl2, ये सब के सब लीनियर स्ट्रक्चर है, सब में sp हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, तो ये सब आइसो स्ट्रक्चरल का ग्रुप है। ऐसे CO3 2 BF3 BCl3 CH3 ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड पेयर केवल 3 है, लोन पेयर एक भी नहीं है। ऐसे CH4 SiCl4 CCl4 SO4 2 PO4 3 ClO4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, और जो बॉन्ड पेयर हैं वो 4 हैं और जो लोन पेयर हैं वो 0 हैं, तो ये भी आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज के ग्रुप हैं। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ऐसे पहचानना है आपको आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज के ग्रुप। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक होता है बेंट रूल। देखो ये रूल मैं इसलिए यहाँ बताना चाहता हूँ कि कई बार आपको ऐसे मॉलिक्यूल दिए होंगे जिसमें बॉन्डेड एटम डिफरेंट टाइप के होते हैं, मीन्स उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफर होती है। फिर हमें ये बताना होता है कि वो
कहाँ पे रखा जाए, मतलब किस बॉन्डेड ऑर्बिटल से कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जुड़ेगा, या लोन पेयर है तो उस लोन पेयर को आप कहाँ रखेंगे। तो देखो बेंट रूल ये कहता है कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल मींस मोर एस कैरेक्टर जिसमें होगा डायरेक्टेड टूवर्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and or group and less electronegative hybrid orbital directed towards more electronegative hybrid orbital या कहें कि और एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, और एक और चीज और जोड़ दूं, एंड लोन पेयर, ठीक है, ऑक्यूपाइड इन दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग मोर एस परसेंटेज कैरेक्टर। ध्यान रखें कि अगर लोन पेयर भी आ जाता है तो ये उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेगा जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा हो। मींस आप देखोगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रेफर करेगा जिसमें मोर पी कैरेक्टर होगा, मींस जिसमें एस कैरेक्टर कम होगा। मतलब एस और पी, ध्यान रखें, एस मोर कैरेक्टर वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे एटम की उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रेफर करेगी जिसमें मोर पी कैरेक्टर होगा। तो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में अगर ओवरलैपिंग होगी तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अगर दोनों में एस परसेंटेज कैरेक्टर है और वो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दूर हटाएगा। तो इतना सा ध्यान रखना है कि जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में मोर एस कैरेक्टर है मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये उस एटम के साथ बॉन्डेड होने के लिए प्रेफर करेगी जिस ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर ज़्यादा है, मींस मोर जो एस कैरेक्टर है वो है कम। अब आता है कि एस कैरेक्टर कैसे पहचानोगे। तो ये है एस कैरेक्टर इंटू 100, ये है कॉस थीटा इक्वल टू एस अपॉन एन माइनस 1, जहाँ एस है एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये परसेंटेज में चेंज करना है तो पहले एस कैरेक्टर निकाल लो, फिर उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे थीटा 180 है, कॉस 180 इक्वल टू एस माइनस, तो ये हो गया कॉस 180 की वैल्यू 1, ठीक है, ये है -1। तो इसके बेस पर आपने देखा कि एस आया 0.5, तो एस परसेंटेज आएगा 50%। अगर थीटा 120 डिग्री का होगा तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 रखोगे तो एस कैरेक्टर ये आएगा, तो परसेंटेज 33 आएगा। 33 का मतलब है यहां पर जो आएगा ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों। ठीक है, कि जहां एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां एस कैरेक्टर 50%, और वैसे भी पता चल रहा है कि एक एस और एक पी है तो दोनों 50-50 है, एक एस और 2 पी है तो एस 33 हो जाएगा, एक एस 3 पी है तो 25%। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, cos 90 डिग्री में देखोगे तो कहीं पर एस कैरेक्टर 0 आ जाएगा, अगर दो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पर है तो वहाँ पर एस कैरेक्टर 0 आएगा। इस बेस पर आपको पहले एस कैरेक्टर निकालना है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, फिर ये पता लगाना है कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल किस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ेगा। जैसे देखो PCl3F2, अगर आप इसमें निकालें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा एक्चुअल में sp2pd, मीन जो इक्वाटोरियल ऑर्बिटल्स हैं उनमें तो एस कैरेक्टर 33% निकलेगा, लेकिन जहां 90 डिग्री देखो आप, अभी आपको बताया मैंने थीटा 90 डिग्री होगा तो वहां एस कैरेक्टर 0 हो गया। तो ये जो एक्सियल पोजीशन में ऑर्बिटल्स हैं, देख समझ रहे हैं ना, इनमें जो है बच्चों एस कैरेक्टर क्या हो गया 0। तो इसका मतलब है इसमें केवल एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब है उनमें प्योर एटॉमिक कैरेक्टर है। तो यहां पर एस कैरेक्टर 0 है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये वाली, ठीक है, तो ये होंगी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हाइब्रिड, ठीक है, ऑर्बिटल। तो अब ये जो ऑर्बिटल हैं ये फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड बनाएंगे, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन क्या है यहां पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ठीक है, तो इस तरह से अब यहां पर, हाँ जी, हाँ जी बोले, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। तो इस तरह से
यहाँ पर आपने देखा कि ये अरेंजमेंट होगा, 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन में और 2 फ्लोरीन इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएंगे। लोन पेयर अगर है तो लोन पेयर ध्यान रखें कि हमेशा इसे इस तरह से, जैसे आपने देखा ना, लोन पेयर ऑक्यूपाइड इन दैट ऑर्बिटल हैविंग मोर एस कैरेक्टर्स देन लोन पेयर ऑक्यूपाइड इन, यहां पर देखो आप इक्वाटोरियल ऑर्बिटल में हो जाएगा। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यही क्या है बच्चों, बेंट रूल। इस रूल से आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो कि मॉलिक्यूल में पोलर नेचर कब होगा, नहीं होगा, कौन सा एटम कहाँ अरेंज करेगा। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, फिर हम आ जाते हैं वैसे पर थ्योरी के बारे में। 2 मिनट आए बच्चों। अब देखो, फिर आ जाता है लास्ट है वैसे पर थ्योरी, जिसे बोलते हैं जिलेस्की एंड नाइहोम थ्योरी। तो देखो, ये भी एक वैसे पर थ्योरी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, इसी से रिलेटेड है वैसे पर थ्योरी। तो देखो, इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये है कि सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर ओनली, देन जियोमेट्री और स्ट्रक्चर सेम होगा। ये मैंने पहले भी बता दिया जियोमेट्री स्ट्रक्चर में, कि अगर उस मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर नहीं है, मतलब सेंट्रल एटम में केवल बॉन्ड पेयर हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल की जियोमेट्री और स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या आएंगे बच्चों, सेम। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो थीटा होगा 180 डिग्री का, ठीक है, और स्ट्रक्चर होगा लीनियर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो थीटा होगा 120 डिग्री का, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होगा। sp3 है तो थीटा यही है 109.5 डिग्री का, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होगा। ये बॉन्ड एंगल्स हैं, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो 180 डिग्री का भी होगा एक, इस तरह से। sp3d2 है तो थीटा 90 डिग्री के 12 होंगे और 180 डिग्री के 3 होंगे। sp3d3 है तो 72 और 90, और ये है पेंटागोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर। तो यहां तक बात समझ गए कि कोई लोन पेयर नहीं है तो स्ट्रक्चर एक सिमेट्रिकल होगा, जियोमेट्री और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का सेम आएगा। दूसरा है कि सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ, देन स्ट्रक्चर और जियोमेट्री सिमिलर नहीं होगी बच्चों। कि अगर उसमें लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है तो ऐसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और जियोमेट्री अलग अलग आएगी। जैसे sp2 है, मान लो लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 2 हैं, ये इस तरह से है, ये है, तो ये वी शेप होगा जैसे SnCl2 में दिखाई देता है। आप उसमें देखोगे ऐसा दिखेगा आपको, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, और यहाँ पर क्या जाएगा, लोन पेयर। अगर sp3 है, लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 3 है, तो ट्राइगोनल पैरामिडल, जैसे कि आपने देखा था अमोनिया में, है ना, इस तरह से एक लोन पेयर होगा। अगर आप इसमें देखो तो H2O बी शेप हो जाएगा अगर 2 लोन पेयर हैं, इस तरह से। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में काफ़ी रिपल्सन होता है और स्ट्रक्चर फिर रेगुलर नहीं होता। अगर sp3d है और लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 4 है तो सीसाव स्ट्रक्चर होगा, जो मैंने आपको बताया है, वो इस तरह से हो जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और एक इस तरह से, है ना। अगर 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो टी शेप होगा, जैसे कि IF3 में देख लो आप, इस तरह से ये टी शेप दिखेगा। और वेंट थ्योरी ये कहती है कि लोन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे ऐसे, है ना। अगर लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3 है, अगर बॉन्ड लोन पेयर 3 और बॉन्ड पेयर 2 है, तो जो लीनियर होगा जैसे कि XeF2 में दिखेगा आपको, है ना, कि XeF2 में चले जाओगे तो एक यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगा, एक यहाँ, बाकी इस तरह से इसमें 3 लोन पेयर दिखाई देंगे। तो ये है। ऐसे sp3d2 में चले जाएं, अगर लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 5 है तो स्क्वायर पैरामिडल स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि IF5 में दिखता है ना। लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 4 है तो स्क्वायर प्लानर, जो कि XeF4 में मिलता है। और sp3d3 है तो लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 6 है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। तो इस तरह से ये होता है जब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। और ध्यान रखें, रिपल्सन ऑर्डर अगर आपसे पूछ ले कि क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन है लोन पेयर का, फिर लोन पेयर,
बॉन्ड पेयर का, और फिर है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखें। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर प्रेजेंट है तो बच्चों बॉन्ड एंगल देखना है तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन, PH3 में हाइब्रिडाइजेशन ASH3, SbH3 और BiH3, तीनों में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इन सब में sp3 है, लोन पेयर एक है और बॉन्ड पेयर तीन है। लेकिन आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो सबसे ज़्यादा अमोनिया का दिखाई देगा। आपने देखा होगा इसका बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री या मिनट, 107 डिग्री 5 ये सॉरी 28 मिनट का है ना। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि ये होगा 7.5 डिग्री का, ठीक है। ये होता है इसका बॉन्ड एंगल। जबकि PH3 में आप देखो लगभग, ठीक है, 91 डिग्री के आसपास का होता है। तो इस तरह से चेंज हो जाते हैं। तो सेंट्रल एटम ऐसा क्यों है बच्चों, देखो कि यहाँ नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉर फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, होती जा रही है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की डिक्रीज होगी बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता है। और अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम दिखे और बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग दिखे, तो यहाँ देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है, आयोडीन। तो बॉन्डेड एटम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, इसीलिए बॉन्ड एंगल सबसे कम PF3 में होगा और सबसे ज़्यादा PI3 में। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल बॉन्ड भी एक नॉन बॉन्डिंग पेयर जैसा ही वर्क करता है, इसीलिए बॉन्ड एंगल को चेंज कर सकता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड में यही एंगल 116 डिग्री का है, मींस ये जो क्लाउड है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो इस बॉन्ड को नीचे की तरफ दबा देता है। जबकि आप CH3 फ्री रेडिकल में देख लो ये एंगल 120 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो यदि आप इसमें क्या देखें कि ये है हम कार्बोकैटाइन है या फ्री रेडिकल, तो ये फिक्स है, जबकि यहाँ पर पाई बॉन्ड होने के कारण ये एंगल चेंज दिख रहा है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है बच्चों, वेसिपर थ्योरी, जिसके बेस पर आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है स्ट्रक्चर। सीसाव स्ट्रक्चर का अगर आपको डायग्राम ध्यान रखना है तो ये हो जाएगा एक फ्लोरीन, एक यहाँ पर लोन पेयर, एक ये है और एक ये है ना। ऐसे टी शेप स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। तो टी शेप का मतलब जैसे IF3 में तो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, बाकी एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, ठीक है। स्क्वायर पैरामिडल स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि IF5 में मिलेगा तो 5 में से 4 फ्लोरीन तो एक प्लेन में आ जाएंगे, एक फ्लोरीन यहाँ रहेगा, और इस तरह से ये स्क्वायर पैरामिड बना, ठीक है, और एक यहाँ बॉन्ड पेयर। ठीक तरह से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की बात की गई है अगर आपसे, तो इसमें क्या होगा कि जैसे XF6 में कि इस तरह से एक पेयर यहाँ पर फ्लोरीन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये इस तरह से आपको डिस्टॉर्टेड दिखेगा, और बाकी एक फ्लोरीन यहाँ है, तो यहाँ लोन पेयर आ जाता है प्लेन में, क्योंकि हम जानते हैं कि लोन पेयर उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा जहाँ एस करेक्टर ज़्यादा है, तो प्लेनर ऑर्बिटल में ज़्यादा एस करेक्टर होगा। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर पहचानने हैं, ठीक है। तो ये था कुल मिला के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बच्चों। बाकी सारे हाइब्रिडाइजेशन कहीं ना कहीं आते रहेंगे मॉलिक्यूल्स में, वहाँ भी अच्छी तरह समझेंगे। अभी हमें यहाँ केवल केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकालते आना चाहिए, स्ट्रक्चर पता हो, बॉन्ड एंगल पता हो, बस इतना ही यहाँ पर हमें अच्छे से पढ़ना है, और यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हम ये पूरा हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम बॉन्ड पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।